Hello, good evening, everyone. So, in continuation of फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट MCQ सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो है आज की फैक्टर प्राइसिंग पे. ओके, सो आई नो हमारी कल कोई वीडियो नहीं आई है. आई एम सॉरी अबाउट द डिले. एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हम वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाए. ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा फैक्टर प्राइसिंग पे रहेगा. बिफोर स्टार्टिंग विद MCQ, मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, JKPSI की जैसे कि आजकल तैयारी चल रही है, सब लोग जिन लोगों ने अप्लाई करा है आर प्रिपेयरिंग फॉर JKPSI एज एग्जाम इज़ इन फेब्रुअरी, राइट. तो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज फॉर JKPSI स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज फैकल्टी आपकी क्लासेस ले रही है, एंड दिस इज़ वेरी गुड टू गो. ओके, एंड नेक्स्टली विंग्स एक उड़ान एप्लीकेशन पे हमारे 5 फुल लेंथ पेपर्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं JKPSI के, जिसको कि आप अवेल कर सकते हैं जस्ट ₹249. एंड आई रिपीट, दोज पेपर्स इंक्लूड योर फुल आंसर एक्सप्लेनेशन. ओके, विद क्वेश्चंस यू हैव फुल आंसर एक्सप्लेनेशन टू विद देयर एट जस्ट ₹249 अवेलेबल है आपको. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं JKPSI के लिए, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको नीचे लिंक्स दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट्स दे रखे हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फैक्टर प्राइसिंग. सो गाइज, फैक्टर प्राइसिंग जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हमारे पास टॉपिक है. सो फैक्टर प्राइसिंग में हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं. दैट इज़ योर फर्स्ट इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. ओके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट. रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट एंड मार्जिनल थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी. ओके, सो आज की जो हमारी वीडियो है ये है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पे. नेक्स्ट फैक्टर प्राइसिंग पे वीडियो पार्ट 2 रहेगा, दैट विल बी ऑन योर रिकार्डियन मॉडल. सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज योर माइक्रो थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी भी हम इसको कहते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी आप कह लो ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो बिफोर स्टार्टिंग विद MCQ, लेट टेक अप अ जिस्ट ऑफ योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है क्या है. सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी आपकी बेसिकली, अगर हम जिस्ट की बात करें कि अगर हमें सिर्फ देखना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बेसिक्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या कहती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का. सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती है कि जो हमारा इंडस्ट्री है और मान लो जो हमारी फर्म है, वो जो जितनी भी एडिशनल लेबर वो लोग लगा रहे हैं, दैट इज़ योर मार्जिनल लेबर, जितनी भी एडिशनल लेबर वो लोग लगा रहे हैं, वो एडिशनल लेबर तब तक लगाएंगे जब तक आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है लेबर का, एडिशनल लेबर से जो हमें एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू जो है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो. मींस जो कि हम उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है, एडिशनल कॉस्ट जो पे कर रहे हैं, उसके इक्वल जहाँ पे वैल्यू होगी, वहीं तक हम जो है लेबर को जो है एम्प्लॉय करेंगे. सी, नाउ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, जो भी हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, अगर हम लेबर फैक्टर हम यहाँ पे लेबर लेते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, जो एडिशनल लेबर से एडिशनल जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, दैट इज अ मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशन, increase in product with increase in your labor, right? So is equal to your marginal cost. जो हम additional cost pay कर रहे हैं इस प्रोडक्ट, एडिशनल प्रोडक्ट को लेने के लिए, so that additional cost is your wage. जो भी आप वेज पे कर रहे हैं लेबर को, दैट इज़ योर एडिशनल कॉस्ट. सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी सेज कि जहाँ तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, वहीं तक हम न्यू लेबर जो है, वहीं तक हम जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेंगे. नई लेबर वहीं तक चलेगी जहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा. सो नाउ गाइस, डोंट कन्फ्यूज इट विद योर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती है कि लेबर जो है या जो भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो वहीं तक एम्प्लॉय होगा जहां तक उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा. सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या कहता है, दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या कहता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहता है कि प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम आउटपुट कब आ रहा है, मैक्सिमम आउटपुट कह लो या मैक्सिमम रेवेन्यू, मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस कब है. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहता है प्रोड्यूसर कहाँ तक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जहाँ तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू योर MC. ठीक है. सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होगा, या प्रोड्यूसर हमारा का पास मैक्सिमम सरप्लस प्रोड्यूसर के पास तब वहाँ तक आएगा जहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है. मींस एडिशनल यूनिट बेच के, एडिशनल यूनिट सेल करके जो रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ दैट एडिशनल
यूनिट. ओके, सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहती है कि हम तब तक एडिशनल फैक्टर को हायर करेंगे, एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओके, तब तक हम एडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेंगे जब तक उसका मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या कहती है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या कहता है? दैट इज योर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट. तक आपको जो है वो फायदा हो रहा है, आपको सरप्लस है जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा. ओके, सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की हमारे पास बहुत सारी एजम्पशंस भी आती हैं. ओके, दैट विल टेक अप विद द क्वेश्चन. जब हमारे पास क्वेश्चन आता है कोई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के एजम्पशन से, तो दैट विल टेक अप विद दैट. सो दिस इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज है, मुझे पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है. सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का अगर हम एक जिस्ट देखें तो दैट इज योर, हम वहाँ तक अपना लेबर को हायर करेंगे. अगर हम लेबर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं तो हम वहाँ तक लेबर को हायर करेंगे जहाँ तक लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगी. ओके, सो टेकिंग अप विद द क्वेश्चन नंबर 1, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिलेट्स टू, किससे आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी रिलेट करती है? कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी से, योर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से, और रेन्यूमरेशन ऑफ रिसोर्सेज से, और नन ऑफ द अबव से. सो जैसे कि हमने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट तक ही हम क्या करेंगे? लेबर को एम्प्लॉय करेंगे. तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? जितना एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज गिविंग यू एडिशनल प्रोडक्ट, दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट. एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को कितनी कॉस्ट पड़ रही है? दैट विल बी योर वेज. अगर मैं 3 लेबर्स को 300 रुपीज़ है तो 4 लेबर्स को 400 रुपीज़ हो गया, तो एडिशनल इज 100 इज योर वेज. सो दिस इज रिलेटेड विद योर रेन्यूमरेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को कितना पे कर रहे हैं, कितना रेन्यूमरेशन पे कर रहे हैं. दैट इज रेन्यूमरेशन ऑफ रिसोर्सेज, और यू कैन से रेन्यूमरेशन ऑफ योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, फैक्टर्स. Okay, next question. In order to maximize profits, a firm should produce at output level for which हमें maximize करने हैं profit को. तो firm किस point तक जो है produce करेगी? If क्या है? एवरेज कॉस्ट जहाँ पे मिनिमाइज हो, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमाइज, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स योर मार्जिनल रेवेन्यू एंड योर ऑल ऑफ द अबव. सो मैंने पहले ही बताया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं, और द कंडीशन जहाँ पे फर्म जो है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रही है, दैट इज व्हेन योर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर प्राइजेस आर डिटरमिन्ड इन मार्केट अंडर फोर्सेज ऑफ. कौन से फोर्सेज के अंदर फैक्टर प्राइजेस जो हैं वो डिटरमिन किए जाते हैं? Elasticity of demand, elasticity of supply, elasticity of supply again, and demand and supply. This will be none of the above. Okay, सो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो है वो हमारा डिसाइड करती हैं कि हम कितना प्राइस पे करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को. सो बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हमारी प्रोडक्शन हो रही है. सो वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर. ओके, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं हमारे पास. प्राइस टू दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कि इनको यूज़ करने के लिए हम जो कॉस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज़ योर प्राइस टू दिस फैक्टर्स. इनको यूज़ करने, जैसे अगर हम लैंड यूज़ कर रहे हैं तो वी आर पेइंग रेंट, अगर हम लेबर यूज़ करें तो वी आर पेइंग वेज, इफ़ वी आर यूजिंग कैपिटल वी आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन दैट कैपिटल. इफ़ वी आर यूजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रॉफिट्स जितने भी हुए वो एंटरप्रेन्योरशिप के अपने हुए, राइट. सो द कॉस्ट वी आर पेइंग, दैट इज द प्राइस ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कैसे डिटरमिन होता है? इनकी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर, तो जब हम लेबर का ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आता है क्वांटिटी ऑफ लेबर. ओके, एंड देयर इज अ वेज, जो हम वेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेबर को, वो आती है हमारी वाई एक्सिस पे. एंड द डिमांड कर्व ऑफ योर की फर्म कितना डिमांड कर रही है योर लेबर, दैट इज लेबर मार्केट का डिमांड कर्व एंड लेबर मार्केट का सप्लाई कर्व, एंड देन दैट गिव्स यू द इक्विलिब्रियम वेज रेट. ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ और मेरे अभी आते हैं कंसर्न में कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की अगर हम बात करें तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एज्यूम्स दैट, वन ऑफ द एजम्पशन इज कि सप्लाई जो है आपकी वो जो है फिक्स है. ओके, सप्लाई इज योर फिक्स्ड, सप्लाई इज फिक्स्ड एंड इट इज़ इन योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हम किस मार्केट में देखते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन. मतलब अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर मार्केट इसमें जो होगी दैट इज इन योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ओके, सो द राइट आंसर इज, कहाँ पे प्राइजेस डिटरमिन की जाते हैं? बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. जहाँ पे डिमांड इक्वल टू सप्लाई आएगा वहाँ पे आपका जो है प्राइस सेट किया जाता है. Next question, question number 4. The marginal physical product of capital
is the addition to the total revenue generated by adding up a unit of loanable funds to production. The given statement is true or false. So देखो, this is your marginal physical product. Marginal physical product कह लो या marginal product कह लो, ऑफ कैपिटल, किसी भी कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्ट जो है दैट इज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू. तो यहाँ पे ही ये स्टेटमेंट गलत हो गया है. मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट, और अगर जो टोटल रेवेन्यू का एडिशन होगा दैट विल बी योर मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो है एडिशन टू टोटल रेवेन्यू. मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशन टू योर टोटल प्रोडक्ट. सो यहीं पे हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. Coming up to next question. According to marginal productivity theory, price of a factor of production depends on, okay, marginal productivity theory से जो factor of production का price है, that is हम क्या pay कर रहे हैं उस factor of production के लिए, that is your dependent on marginal utility, marginal productivity, both A and B, neither A nor B. So see, there we are talking about the production. So obviously it is related with the marginal productivity कि उसका marginal productivity कितना है उतना ही हमारा marginal cost होना चाहिए. Marginal cost is the price that we are paying for that factor. Okay, additional cost. So marginal utility जो है, utility is again related with your consumption concept. Okay. Okay, next question, question number 6. The firm's equilibrium condition in the factor market using marginal productivity approach is, okay, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप्रोच क्या है आपकी, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा वहीं तक जो है आपकी हम कहते हैं कि वहीं तक हम लेबर को हायर करेंगे, वहीं तक हम किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेंगे. ठीक है. एंड फर्म्स इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, वेयर योर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू योर मार्जिनल कॉस्ट. दिस इज योर फर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो इफ वी सी, सो इट comes up like your marginal revenue is equal to marginal product, right? So employ units of labor up to the point where marginal revenue productivity of labor, 3 नहीं include होगा, of labor is equal to its marginal cost. Yes, this is true. Employ units of labor up to the point where marginal revenue of labor is more than marginal cost. No. Employs units of labor up to the point where the marginal revenue product of labor is less than its marginal cost. No. All of the above no. So right answer is option A. जहाँ तक कहाँ तक एम्प्लॉय किया जाएगा, जहाँ तक marginal revenue of productivity of labor is equal to your marginal cost. Question 7. What should we should employ units of factor to a point where, कहाँ तक employ करना चाहिए हमें, जहाँ तक MR is negative, MP is positive, MP is equal to the price of factor, MP is rising. So मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी से अगर हम देखें तो वी शुड एम्प्लॉय, कहाँ तक एम्प्लॉय करना चाहिए, जहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द फैक्टर. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. इफ MRP इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज योर ग्रेटर देन प्राइस यू आर पेइंग फॉर द फैक्टर, यू कैन से वेज. ठीक है. तो अगर ये वेज से ज़्यादा है तो फर्म शुड क्या करे, लेस फैक्टर्स हायर करे, मोर फैक्टर्स हायर करें, या सेम फैक्टर्स जितने हैं उतने ही रखे. सो द राइट आंसर इज फर्म वुड हायर मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज MRP जो है वो ग्रेटर देन प्राइस है. हमारा क्या कहते हैं कि MRP जो है दैट शुड बी इक्वल टू दी योर प्राइस. ओके, सो फर्म विल हायर मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Next is your marginal revenue productivity is equal to price. Here price of factor, here it is written that the price of factor, not price of the product. Okay, it's not written that it is the price of product. It price of the product होता तो वो उसका प्राइस होता जिस जो कि वो प्राइस होता जो कस्टमर पे कर रहा है. तो ये है प्राइस ऑफ द फैक्टर. ये वो प्राइस है जो फर्म और यू कैन से इंडस्ट्री पे कर रही है लेबर को. ओके, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रही है, अगर लेबर है तो हो गया वेज, अगर लैंड यूज़ कर रही है तो रेंट होगा, अगर कैपिटल यूज़ कर रही है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा. सो दिस इज द प्राइस ऑफ द फैक्टर. ओके, सो अगर हमारा MRP जो है वी कैन से दैट प्राइस ऑफ द फैक्टर के इक्वल है, अगर लेबर ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू वेज. सो फर्म शुड स्टॉप हायरिंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एज इफ इट हायर्स इट विल रन इन लॉसेस. द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. अगर वो ज़्यादा हायर करती है, इसके बाद भी अगर वो ज़्यादा हायर करती है तो दैट द फर्म विल रन इन टू लॉसेस. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. योर MRP इज लेस देन प्राइस, सॉरी या
मीन्स एमआरपी जो है वो हमारा कम है, हमें मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो आ रहा है वो कम आ रहा है और हम वेजेस ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो फर्म शुड हायर लेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके. Question 11. Which of the following is not the assumption of marginal productivity theory? Marginal productivity theory की कौन से assumptions इसमें से नहीं है, are not assumptions. Okay. So we'll see कि marginal productivity theory की हमारे पास assumption कौन कौन सी होती है. सबसे पहले marginal productivity theory जैसे मैंने बताया perfect competition में काम करती है. It is in perfect competition market of your factors. Second is we have homogeneous factors. सबकी जो हमारे पास efficiency होगी वो same होगी. Every factor have same efficiency. So homogeneous factor. It depends on the rational behavior. What are the assumptions मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, that कि rational behavior हमारा यहाँ पे रहता है, जो भी रहेगा हमारा factors of production के, अगर हम labor की बात करें तो they have a rational behavior. Okay. Next is your perfect substitutability. Substitution, you can say perfect substitution of factors, क्योंकि these are the homogeneous factors, so obviously there we have perfect substitution. The perfect mobility of factors, then interchangeability, then perfect adaptability, then we have full employment level, because हम ये मान के चलते हैं that the supply is your fixed. Okay. Next, law of variable proportion is in operation, because we are taking additional units of labor, we are taking additional units of labor, or you can say law of diminishing returns हमारा जो रहता है that is in operation, कि हर unit of labor जैसे जैसे हमारी add on होती रहती है, हमारा जो production है वो starting में increase करता है, then it starts on decreasing as on we increasing the level of labor, जैसे जैसे additional labor हमारा add हो रहा है, हमारा production जो है वो decrease होता है. So law of variable proportion is in your action. Okay. And secondly, it is your marginal productivity theory is done on your long run analysis, not on your short run analysis. Okay. So what are these following is not an assumption of your marginal productivity theory. First is homogeneity of factor. This is an assumption. Perfect competition in factor market. This is also an assumption. All factors except one are variable. Okay. And next is your given stock of each factor and full employment. Okay. So see, मैंने बताया कि अगर हम इसकी बात करें marginal productivity of theory की, so we are saying that it is not a short run, it is a long run theory. Okay. long run में हम इस theory को लेके आते हैं, short run में नहीं. And we know जब हमने production function पढ़ा था, when we are talking about a long run का मतलब रहता है that are all factors are variable. हम हर factor को change कर सकते हैं, that there is no factor which is your fixed factor. So short run में we have one factor as our fixed factor, and then other factors are your variable factors. So option C is not an assumption of your marginal productivity theory, because it operates in your long runs, and long run में we have all factors as a variable factor. Question number 12. Value of marginal product is calculated by multiplying dash and dash. We have value of marginal product or value of marginal physical product. Okay. So value of marginal product हमारे पास कैसे आती है? That is by multiplying your marginal product into price. Or if it is value of marginal physical product, so that will be your marginal physical product multiplied by price. So which option? Option A is the right answer. Okay. Question 13. For a firm selling its product in a competitive market, what causes the demand curve for any factor of production to be downward sloping? Okay, the downward sloping demand curve. ओके, एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किस हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ले लो, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वी हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व लाइक दिस. लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ा था दैट देयर इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दैट शोज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड. बट अगर हम फर्म की बात कर रहे हैं तो फर्म का हमने देखा था कि यहाँ पे वी हैव वेज, द फैक्टर कॉस्ट वी आर पेइंग इनटू द क्वांटिटी. ओके, सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेज एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर डिमांड कर्व. ओके, लेबर डिमांड कर्व अगर हम ले रहे हैं, हमारे एक्सिस पे क्या रहेगा, व्हाट प्राइस वी आर पेइंग टू लेबर, मतलब हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिमांड कर्व बना रहे हैं, नॉट फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. सो क्या प्राइस पे कर रही है इंडस्ट्री हमारी, दैट इज़ योर वेजेस. एंड नेक्स्ट इज योर एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, क्वांटिटी ऑफ योर लेबर डिमांडेड, और यू कैन से क्वांटिटी ऑफ लेबर एम्प्लॉयड.
labor employed. So it is a downward sloping demand curve, means it shows negative relationship wage and the quantity of labor employed. अगर वेज आपका इंक्रीज करेगा, अगर वेजेस जो है वो ज़्यादा डिमांड में रहेगा, तो फर्म जो लेबर एम्प्लॉय करेगी वो डिक्रीज कर देगी. फ्रॉम द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है वेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को. ठीक है, तो फैक्टर को ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है. वेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्वांटिटी जो है डिमांडेड, जो लेबर डिमांड की जा रही है, लेबर डिमांड की जो क्वांटिटी और लेबर एम्प्लॉयड की क्वांटिटी फॉल होगी. दिस इज द नेगेटिव रिलेशनशिप. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट इट इज सेइंग दैट व्हाट कॉजेज लेबर डिमांड कर्व टू हैव डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो हमारा लेबर डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, और वी कैन से व्हाई देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेज फर्म इज गिविंग एंड द क्वांटिटी ऑफ लेबर दैट फर्म इज डिमांडिंग और एम्प्लॉइंग. सो क्यों नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. Option A, diminishing marginal product as more of the factor is used. B, more demand for greater quantities. Falling product price necessary to sell a larger output. And none of the above are the correct answer. Okay, so इफ़ वी सी कि हम जो भी नेक्स्ट लेबर आउटपुट अगर हम करते हैं, सो वी हैव सीन कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो हमारा इसमें ऑपरेशन में है. इस थ्योरी में वी हैव लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज इन ऑपरेशन. सो एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर दैट इज योर मार्जिनल लेबर अगर हम कह लें, इज गोइंग टू प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ आउटपुट, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है. जैसे जैसे एक्स्ट्रा लेबर आ रहा है हमारा आउटपुट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, लेस अमाउंट ऑफ आउटपुट हमारे पास आ रहा है. सो इस लेस अमाउंट ऑफ आउटपुट के लिए प्रोड्यूसर का, या यू कैन से कि फर्म के ओनर का ये रहता है माइंडसेट कि फॉर लेस अमाउंट ऑफ आउटपुट वो क्यों ज़्यादा वेज पे करे. अगर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज गिविंग यू लेस अमाउंट ऑफ आउटपुट, सो ही विल बी विलिंग टू पे लेस अमाउंट ऑफ वेज. वो उसको विल करेगा, उसकी विलिंग रहेगा कि वो लेस अमाउंट ऑफ वेज पे करे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेज ना के पे करे. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एज मोर ऑफ द फैक्टर is used. क्योंकि हर additional labor is going to reduce your output. That what we have studied in your diminishing marginal returns law, or you can say the law of variable proportion में हमने यही पढ़ा था कि that additional unit of labor is giving you extra amount of output. So जब हमारे पास extra जो है, जब हमारे पास आउटपुट का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, सो वी आर नॉट विलिंग एज अ प्रोड्यूसर, वी आर नॉट विलिंग टू पे अ हायर वेज जो है वो कम होगा. ओके, so diminishing marginal product as more of the factor is used. Next question number 14. If the wage rate increases, firm's demand for labor curve shifts leftward, does not shift, there is a movement along it. Okay, does not shift and there is no movement along it. Shifts rightward, does not shift but there is a movement along it. Okay, सो सी हमने, अगर हम बात करें जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, सो हमने शिफ्ट्स एंड मूवमेंट्स भी पढ़े थे. ओके, यहाँ पे हम प्राइस लेते थे, यहाँ पे हम क्वांटिटी लेते थे, एंड दिस इज योर डिमांड का. इस पे मूवमेंट कब होता था, जब ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज, सो देयर इज अ मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, ओके, एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट. सो अगर हम देखें कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लेबर डिमांड कर्व पढ़ा रहे हैं, तो हम एक्सेस पे क्या ले रहे हैं, देयर इज योर वेजेस एंड देयर इज योर क्वांटिटी एम्प्लॉयड. Okay, and this is your labor demand curve. DL is your labor demand curve. So when wages change, there will be movement of demand curve. Okay, there will be movement of demand curve, upward and downward movement, or you can say extension, contraction in your demand curve. There will be no shift. So when wage rate increases, firm's demand for labor curve will be a movement, not a shift. So it does not shift, but there is a movement along it. Okay. Question number 15. In economics, rent refers to, okay, this question you can also take from your Ricardian theory of rent. Okay, so economics में rent क्या है, what is rent? Amount of money paid to occupy an apartment, house or fixed property. Okay, this is rent in a layman language. अगर हम कह लें कि जो money pay कर रहे हैं हम for any apartment, land, house, कोई भी property को अगर use करें, so that is rent. Okay, difference between what a person pays for something and what it is worth. Difference between what a resource receives in payment and cost of bringing the resource into production. And the last part is difference between what a resource paid in the market and what the resource would be paid if it received the full value of its marginal revenue product. So in economics what the rent is, rent कह लो या इसको हम economic surplus भी कहते हैं as your
David or Ricardian, who have given the Ricardian theory of rent, also said that ki rent is your economic surplus. Okay, so economic surplus or your economic rent is the option C. That is your difference between what resource receives in payment, क्या उसको payment as a payment मिल रहा है, and the cost of bringing resource into production. Okay. Question 16. What are the assumptions under marginal productivity theory of distribution? एक क्वेश्चन पहले भी हमारा assumptions पे रहा है. So what are the assumptions? The law of variable proportion. अच्छा वो क्वेश्चन था what are not the assumption of your MPT? This is what are the assumptions of your marginal productivity theory of distribution? This is same marginal productivity theory. Okay. So law of variable proportion is applicable and perfect competition factor. Perfect competition market of factor. Okay, this is true. There is a perfect substitutability and homogeneous factors. True. Law of diminishing returns applicable and full employment of factors. True. So all of the above is your assumptions. Question 17. Which of the following economists is not related with the marginal productivity theory of distribution? Okay, so options are Alfred Marshall, Daniel Robbins, J.B. Clark, and your T.H. Thunen. So T.H. Thunen has given you the idea of your marginal productivity theory, T.H.V. Thunen. So he is related. Next is your Alfred Marshall is your father of microeconomics. Maximum microeconomics theories are given by your Alfred Marshall, and if we see, this theory is also known as your micro theory of productivity, right? So this is we say the Alfred Marshall is connected with this theory. Next is J.B. Clark. So J.B. Clark has developed this theory. This theory is also known as Clark's theory of marginal productivity. J.B. Clark has developed a theory. Who is not connected? This is your Robbins. Robbins is not connected with this theory. Robbins is your modern economist who have given the definition of scarcity. Okay. Economic definition of scarcity इन्होंने दी है. So Robbins is your modern economist. What are the kinds of distribution of income? So distribution of income के कितने kinds होते हैं? Two kinds of distribution of income. Option A, personal and functional distribution. Personal distribution and impersonal distribution. Profit and functional distribution. Profit and personal distribution. Okay. So obviously the kind of distribution you have to is option A, personal distribution and functional distribution. Means जो आपकी distribution household sector में distribute हो रही है income, your household sector and your factor of production sector. Factor of production में इससे अगर हम रिलेट करें, इफ यू गाइस वांटेड कि लाइक डॉट्स आर रिलेटिंग, ओके, सो जो हमारी थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम थी, थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, फॉर होम टू प्रोड्यूस ऑल्सो डील्स विद योर डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर होम टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल्सो डील्स विद योर डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसमें भी हमने पढ़ा था दैट फॉर होम टू प्रोड्यूस डील्स विद योर फैक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. दैट इज योर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Question number 19. The standard of living of workers depends upon nominal wages. The given statement is true or false? The given statement is false. Standard of living is not dependent on your nominal wages. It's dependent upon your real wages. Okay. Real wages. So what are the real wages and the nominal wages? Nominal wages is the wage you are getting. Like जितना आपको मिल रहा है 50,000, 25,000. That is not adjusted for inflation. Nominal wages are not adjusted for inflation. Real wages are those wages that are adjusted for inflation. And real wages हो गया हम wage को in a kind of basket of goods में देख रहे हैं. You are considering it in the basket of goods. Okay. बास्केट ऑफ गुड्स में हम जो ले रहे हैं दैट इज़ योर रियल वेज. एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या बताता है कि आप कितने गुड्स जो है वो खरीद सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर रियल वेज टेल्स यू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉट नॉमिनल वेज. क्वेश्चन 20, ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQ. When demand curve for labor shifts to the left, हमारा demand curve for labor जो है that is shifted to the left, so there is a dash in price of firm's product. Here it is the firm's product के प्राइस की बात कर रहे हैं, फर्म के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. मीन्स इट इज़ नॉट द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस नहीं है. वेज का नहीं पूछ रहा है कि वो वेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है. इट इज़ आस्किंग अबाउट द फर्म्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. लाइक जो भी फर्म प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रही है, जो लेबर्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है. वी नीड टू टेल दैट. ओके, सो सी डिमांड ऑफ लेबर जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है. लेफ्टवर्ड शिफ्ट मीन्स डिक्रीज हुई है. पहले इतने वेज रेट पे इतनी लेबर थी, अब इसी वेज रेट पे इतनी लेबर है. सो डिमांड जो फर्म जो डिमांड कर रही है लेबर की वो डिक्रीज हुई है हमारे पास.
फर्म की डिमांड डिक्रीज हुई है मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है हमारा मार्केट में, जो भी प्रोडक्शन हो रही है आउटपुट में, वो भी डिक्रीज हुई है, आउटपुट डिक्रीज हुई है, मतलब आउटपुट का भी डिमांड कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है, तभी हम आउटपुट का डिमांड डिक्रीज कर रहे हैं। नाउ आउटपुट का डिमांड हमारा क्यों डिक्रीज हुआ होगा, अगर हम डिमांड ऑफ लॉ यूज़ करें, आउटपुट हमारा डिमांड क्यों डिक्रीज किया होगा, क्योंकि मे बी हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ होगा, राइट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम इसको इस तरह से लें कि मान लो हमारा जो प्रोडक्ट, जो फर्म का प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, उसके प्राइस इंक्रीज होने से क्या हुआ, उसका डिमांड डिक्रीज हुआ, और जब उसका डिमांड डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन अब कम होगा, और उसका प्रोडक्शन अगर कम होगा तो जो फर्म का डिमांड कर्व रहेगा, मीन्स जो फर्म का लेबर डिमांड कर्व रहेगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब फर्म जो है वो इतना ज़्यादा डिमांड नहीं करेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा उसका डिमांड कर्व। सो देर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट। ओके, सो दिस वॉज द सेट ऑफ 20 MCQs ऑन योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। कल का जो हमारा रहेगा दैट विल बी ऑन योर रिकार्डियन मॉडल ऑफ रेंट, क्योंकि हमारे फैक्टर प्राइसिंग में वी हैव 2 मॉडल्स, राइट। This is your factor pricing. We having 2 models in your factor pricing, marginal productivity theory and your Ricardian theory of rent, right? We have done one in today's session. कल के session जो रहेगा वो Ricardian theory पे रहेगा. I hope it is clear. If it's not still doubt persists, तो comment down and stay tuned with Wings Ecodan. Okay? Thank you guys.